एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजवद और प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर बात करें, पाकिस्तान अपना सेकंड टेस्ट मैच जो है वो खेल रहा है और लेट्स सी, पाकिस्तान ने इस दफ़ा 3 अप फ्रंट जो है स्पिनर्स खिलाए हैं और ये बड़ा एक डिफरेंट डिसीजन था और ऑन कार्ड्स ये लग नहीं रहा था, लेकिन जो डिसीजन किया गया है लेट्स सी, देखना पड़ेगा कि एक ब्रेव डिसीजन था। ये तो टेस्ट मैच के बाद ही पता चलेगा या एक जल्दी में फैसला किया पाकिस्तान ने। और जिस तरह बंदा टीम एक भोकला जाती है, मैनेजमेंट भोकला जाती है और 3 स्पिनर्स खिला दिए, सिर्फ एक पेसर खिलाया, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि लेट्स सी कि जब मैच मुकम्मल होगा तो पता चलेगा कि क्या नतीजा पाकिस्तान के इस मैच के आएंगे। तो लेट्स सी, हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो स्पिनर्स का खिलाने का 3 स्पिनर्स खिलाने का फैसला दुरुस्त था कि नहीं। और अगर फर्दर और बात करें हम बाबर आजम के हवाले से, तो बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है और सोशल मीडिया पे बड़े ट्रेंड्स भी चल रहे हैं बाबर आजम के बारे में, और जो है लोग थोड़े डिसहार्ट भी हैं कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया गया है। खैर, हमें ये भी देखना है कि आया उनको रेस्ट दिया गया या ड्रॉप किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। और कामरान गुलाम को जो है बाबर आजम की जगह मौका दिया गया। ही वाज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और ही वाज नॉकिंग द डोर ऑफ पीसीबी फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, और एक अच्छे परफॉर्मर है और 4-5 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं। फाइनली उनको मौका मिला है और अभी तक इन्होंने जो टेस्ट मैच खेला है, ही वाज लुकिंग इन गुड शेप। और हम जो है आज सेकंड टेस्ट मैच पे भी बात करेंगे और बाबर आजम के ऊपर भी बात करेंगे, ड्रॉप हुए हैं। और हम अब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। याया खलील ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि बाबर आजम जो हैं, बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है, तो ये उनको ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दिया गया है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें क्योंकि फैंस जो हैं बड़े दिल बर्दाश्त हैं। देखिए, मैं खुद दिल बर्दाश्त हूँ, मैं उसका खुद बहुत बड़ा फैन हूं बाबर आजम का। ठीक है। तो बट द रियलिटी इज कि उसको ड्रॉप किया गया है। ये सिर्फ, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और हमारे जो नाज़रीन है वो भी इस चीज को जानते हैं कि ये सिर्फ एक ना वो शुगर कोटेड एक पिल देने की कोशिश होती है कि हमने उसको रेस्ट दिया है। भाई, जब एक बंदे की फॉर्म नहीं आ रही है तो फिर आप उसको खिलाते हैं ताकि उसकी कोई एक आध इनिंग्स लगे, वो आगे जाके परफॉर्म करे, वो बेहतर कुछ आगे निकल जाए, लेकिन आपने उसको ड्रॉप ही कर दिया और कंटिन्यूसली दोनों मैचेस के लिए जो भी बाकी मानता है, दोनों मैचेस में बाबर आजम नहीं है। एक तो भी तो अब तो स्टार्ट हो गया ना, आज का दिन मुकम्मल हो गया, और दूसरा जो अगला जो टेस्ट मैच है पिंडी वाला, बाबर आजम उसमें भी नहीं होंगे, वो उनको स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। सो ये रेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक कद काट प्लेयर का देखते हुए कहा जाता है कि उसको जनाब ड्रॉप नहीं किया, हमने उसको रेस्ट दिया, क्योंकि अगर ड्रॉप करेंगे फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना बहुत सारी चीजों को। तो ये इश्यूज हैं जो ड्रॉप हुआ बाबर आजम, ये तो बात। तो यू फील लाइक बाबर आजम ड्रॉप किए गए हैं और रेस्ट नहीं दिया गया? हाँ जी, हाँ जी, उनको ड्रॉप किया गया है। देखिए ना, फॉर्म नहीं लगी हुई उनकी, उसमें इश्यूज तो है, तो लेकिन उनको या तो आप सीरीज खिलाते ही ना, आप देखते हुए आ रहे थे ना, आपने उनको देखा कि वो 17 इनिंग्स जो है वो नहीं चल पाए हैं, तो फिर आपने उनको उठा भी 19 इनिंग्स क्यों दी है? आप उनको ये जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है ये देनी चाहिए थी पूरी, दूसरा टेस्ट मैच उसका, ये नहीं, या तो दे देते या आगाज में ही उनको आप कह देते कि बाबर भाई आप रेस्ट कर लें, ठीक है, होम सीरीज है, नेक्स्ट जरा फ्रेशअप हो गया आ जाए, हमने आपको साउथ अफ्रीका लेकर जाना है, वहां पर भी टेस्ट सीरीज है हमारी, जनवरी में गालिबन है, ये दिसंबर के एंड में, तो वहां पर हो सकता था। फिर आपको हमने ऑस्ट्रेलिया में लेकर जाना है, ये आप उनके साथ बात अगर कर लेते तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आप उनको एक मैच के बाद उनको आपको ड्रॉप करते हैं। अजहर महमूद ने ये क्यों स्टेटमेंट दी है फिर कि हमने बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया, हमने बाबर आजम को रेस्ट दिया? सर देखें ना, इतने बड़े प्लेयर को जब आप बिठाएंगे तो आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना चीजों को। तो रेस्ट एक ऐसी चीज है, यार हमने आपको रेस्ट पे भेज दिया, या वो हमारे यहाँ जॉब में ऐसा होता है कि हमने आपको लंबी छुट्टी पर भेज दी है, ठीक है, तो वो ये एक सूरत हाल होती है। तो वो लंबी छुट्टी हो या वो रेस्ट हो, ये इसी मानों में आता है कि आप फिलहाल आप फिट नहीं है, तो प्लीज आप अभी आराम करें, जरा सुकून करें थोड़ा। अच्छा, हम ये होती है थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल होके बात करते हैं। बाबर के आप भी फैन हैं, मैं भी बाबर की क्रिकेट की तारीफ करता हूँ, स्ट्रोक प्लेयर हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं और बड़ी टची प्लेयर हैं। पाकिस्तान में
आई थिंक जिस तरह के वो बैट्समैन है, वन ऑफ ग्रेटेस्ट बैट्समैन बनने के सफर पे हैं वो, और वन ऑफ ग्रेट है पाकिस्तान के जो अभी तक बैट्समैन प्रोड्यूस हुए हैं उनमें सबसे शानदार बैट्समैन बाबर आजम नजर आते हैं जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन अगर हम ये दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी देखें तो 18 इनिंग्स हैं, 2 साल हैं बाबर आजम का, एक भी 50 जो है, एक भी 100 तो दूर की बात, एक 50 भी जो बाबर आजम का पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में नहीं आया। तो आप नहीं समझते कि फिर इस सिचुएशन को देखते हुए या इस परफॉर्मेंस को देखते हुए समहाउ पीसीबी का सिलेक्शन जो है थोड़ा सा बोल्ड है लेकिन ठीक भी है? देखिए अली, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए ना तो बाबर आजम का जो करियर था जब उन्होंने आगाज किया तो उनके जो आगाज के जो टेस्ट मैचेस है ना शुरू के 4-5, बाबर आजम उसमें भी ऐसे ही थे। हाँ नहीं बिल्कुल। तो ठीक है, उनका स्टार्ट में उनको ऐसे था, वो लग नहीं रही थी। हाँ, वाइड बॉल में उनकी निक बहुत अच्छी थी। वनडेज में हमने देखा कि उन्होंने बैक टू बैक 300 किए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। फिर वो जो आए जब जहां से उनका राइज स्टार्ट हुआ, दुबई में क्रिकेट हुआ करती थी जहां से राइज उनका स्टार्ट हुआ। सो टेस्ट मैच में वो तब भी कमजोर थे, उनकी कुछ टेक्निक के इश्यूज थे, बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को ग्रूम भी किया। फिर हमने उनकी 196 की इनिंग्स भी देखी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने एक बड़ा फंसा हुआ मैच बचाया भी, और ऑस्ट्रेलियन तो बेचारे बिल्कुल उनके हाथ पांव काम करना छोड़ गए थे जब बाबर आजम क्रीज पर थे। सो हमने बहुत सारी उनकी इनिंग्स ऐसी देखी हुई बाबर आजम की। लेकिन हुआ ये कि जब आपने बाबर आजम को आप उनको व्हाइट बॉल की कैप्टनसी देते थे, वो जस्टिफाइड था, उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी। लेकिन एक बंदा जो टेस्ट में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, आपने उसको टेस्ट की कप्तानी भी दे दी है, आपने उससे ले भी ली है। सो बाबर आजम को ना इन्होंने मेंटली तौर पर अपसेट किया, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है जो ऊपर की मैनेजमेंट है। लेकिन ना अब ये 4 साल में 4 तो चेयरमैन बदल गए, चेयरमैन बदल गए, उनके साथ साथ आने वाली सिलेक्शन कमेटियां कितनी बदल गई हैं। वो नासिर हुसैन और माइक वो बैठकर वहां पर चटन वो जनाब हमारा तो मजाक उड़ाते हैं कि 26-27 सिलेक्टर बदल दिया आपने पिछले कुछ अरसे में। तो भाई ये दुनिया की किस क्रिकेट में या दुनिया के किस इदारे में ऐसा होता है? सो हमारे यहाँ इनकंसिस्टेंसी तो ऊपर से है, तो आप प्लेयर को कैसे वो बैक करेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाबर आजम बेचारा, उसके साथ अब इश्यूज आ गए, कप्तानी के मसले आ गए। अब एक तो उसने कप्तानी छोड़ दी खुद ही आगे बढ़कर, या तो वो लेता ही ना पहले भी। और प्रॉब्लम उसमें भी है ना, बाबर आजम में भी ये प्रॉब्लम है कि जब आपको दूसरी बार कप्तानी ऑफर हुई थी तो आप वर्ल्ड कप में, तो आप तभी ना लेते। आप लेते ही ना, ताकि आप वो जो एक एक्स्ट्रा जो बर्डन है आपके ऊपर, जो एक एक्सेसिव प्रेशर है, आप कम से कम उससे रिलीज तो रहते। हो सकता है कि आपको एक आधा सैकड़ा मार देते इस T20 वर्ल्ड कप में, आपकी जो टीम है वो बेहतर परफॉर्म कर जाती। हार जी तो ये तो किस्मतों की बात है ना, ये तो गेम प्ले के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये इशू है। ऊपर से बोर्ड के भी मामला आते हैं, क्योंकि बाबर आजम के कुछ पर्सनल, अब शायद किसी बंदे ने उनको मशवरा दिया है, मादत दी है, पंजाबी में जिसको कहते हैं कि यार भाई बस कर जा, गेम पे फोकस कर, डू इट फॉर योर कंट्री। ये मुझे लगता है कि ये कुछ हुआ है। तो शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को जो चले हम बोर्ड की बात ही कर लेते हैं ना, उनको रेस्ट दिया गया बकौल किसी भी, तो ये रेस्ट उनके काम आए। वो अपने आप को जो वो इस टाइम शैटर्ड है अपनी अप्रोच को लेकर और अपनी मेंटालिटी को लेकर, उसको वो गैदर अप करें चीजों को, और एक ऐसा कम बैक करें कि जो दुनिया को बता दे कि he is the king, remarkable, जैसे कोहली ने किया, जैसे रोहित शर्मा ने किया, जैसे दुनिया के और दीगर प्लेयर्स ने किया। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड कीजिएगा, जब फैंस जो हैं वो कहते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप स्टे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोहली पे भी 2 से 3 साल का रफ पैच आया था, उनकी 21 की 28 की 16 की इस तरह एवरेज रही। तो उसके बाद फैंस जो है दिल बर्दाश्त होकर ये कहते हैं कि अगर कोहली को खिलाया था तो बाबर को क्यों नहीं खिलाया। पहली बात ये है कि आपको ये चीज समझ आती है कि कोहली का और बाबर का कंपैरिजन किया जाता है। अगर कोहली की हम बात करें तो कोहली की बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, वो जब 2 साल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उससे पहले 10 साल उन्होंने मैचेस जितवाए कंसिस्टेंटली टीम को, और बुरे मौके पे भी टीम को संभाला और टीम को मुश्किल से निकाला और बड़ी इनिंग्स खेली। तो आप समझते हैं कि बाबर का वाला जो सीन है कोहली के साथ उनको कंपेयर करना चाहिए? स्टोरी डिफरेंट नहीं है? नहीं, बहुत डिफरेंट स्टोरी है। देखें, बाबर और विराट कोहली, हाँ, अगर बाबर आजम इस तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते तो शायद हम अगले 2 साल 3 साल तक हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। देखें, विराट कोहली की जो कमिटमेंट है गेम के साथ, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम, वो बहुत डिफरेंट है। वो शायद आप दुनिया का इस वक्त जो करंट एरा का कोई भी प्लेयर है, आप उसको उसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि स्टीव स्मिथ का और केन विलियमसन का भी मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं विराट कोहली के साथ।
उसकी अप्रोच बहुत ही मुख्तलिफ है। विराट कोहली वो लड़ता है गेम के साथ, ठीक है, वो खेलता कम है, लड़ता ज्यादा है, तो उसकी मेंटेलिटी, उसकी अप्रोच, उसका खेलने का अंदाज ये यकसर मुख्तलिफ है बाकी सारे प्लेयर से। तो बाबर आजम तो अभी आप कहेंगे कि जूनियर है विराट कोहली का, लेकिन हमारे यहाँ, अच्छा अब विराट कोहली की मिसाल तो आप बाबर आजम से दे रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो किसी दौर में उमर अकमल को मिलाया जाता था, अहमद शहजाद को मिलाया जाता, ठीक है, ठीक है, उमर अकमल को मिलाया जाता था जब उमर अकमल ले आया ना। तो अच्छा, उमर और विराट ये तकरीबन आगे पीछे ही आए हैं, कोई शायद उमर अकमल थोड़ा सा पहले आया होगा, उसके बाद विराट कोहली आया। सो ये हमारे यहाँ मिलाने पर तो हम एक इनिंग्स में मिला देते हैं ना। तो ये जो मामला पेश आए हैं बाबर आजम के साथ, असल में आपने उसको बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया, उसको सुपरस्टार बनाकर, ठीक है, उसने परफॉर्मेंसेस कुछ दी है, लेकिन विराट कोहली यहाँ वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है इंडिया की, उसकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। शायद ही मैं अगर कहूँ कि सुनील गावस्कर, और सुनील गावस्कर के बाद सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली, ये एजेस का गैप है, ठीक है, ये डेकेड्स का गैप है। जो ग्रेट्स होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते हैं। अब हम बड़े आराम से कह देते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, भाई कैसे? अभी वो उसने किया क्या है कि आपने उसको ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम कह दिया है, ठीक है, तो जहीर अब्बास कहाँ गए, माजिद खान कहाँ गए? नहीं, वही मैंने बात की थी, ग्रेटेस्ट बनने के सफर पे हैं, ग्रेटेस्ट बनने के सफर पे हैं बाबर आजम, सफर पर तो है, सफर पर है। और अली, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो बाबर आजम का कमबैक होगा ना, मैं दुआ करता हूँ कि ये वो पंजाबी जी कहते हैं टके टोकरी ना हो जाए, अच्छा, इसको दोबारा चांस ही ना मिले, अच्छा, ठीक है, इसको दोबारा चांस मिले। आई होप एंड आई प्रे कि बाबर आजम को चांस मिले और ये वापस आए और ये दुनिया को बता दे कि यार मैं बाकी बैट्समैन, आगे जो सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया लेकर जाए इसको, वहां पर जाकर ये स्कोर करे, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, साउथ अफ्रीका का टूर है, वहां टेस्ट मैचेस हैं, तेज विकेट्स होंगे, स्ट्रोक प्लेयर है बाबर आजम, ही कैन प्ले गुड। और इसने एक 100 किया भी हुआ है साउथ अफ्रीका में, मुझे आज भी इसकी इनिंग्स नहीं भूलती है T20 मैच में, द वे ही प्लेड, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी। बाबर आजम ना और लेवल है, उसकी दुनिया और है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आपने ओडीआई फॉर्मेट की बात की कि बाबर आजम को ओडीआई फॉर्मेट में लेके जाएं, और तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आया कि बाबर आजम को ओडीआई टेस्ट से तो उनको जो है ड्रॉप किया गया है, तो ओडीआई फॉर्मेट तक तो ये बात नहीं चली जाएगी कि ओडीआई फॉर्मेट से भी उनको रेस्ट दे दिया जाए या ड्रॉप कर दिया जाए? देखिए, वो बहुत बड़ी जाती हो जाएगी। आप एक प्लेयर को, एक स्टार प्लेयर को आप गिरा देंगे, ये नहीं करना चाहिए आपको। मैं ये समझूंगा ये क्राइम होगा अगर आपने ऐसा कर दिया तो, आपसे मुराद पीसीबी, ठीक है, तो ये हाँ बहुत बड़ा क्राइम होगा कि आप बाबर आजम का वाइट बॉल से भी ड्रॉप कर देते हैं। देखिए, प्लेयर को आपको बैकअप करना पड़ता है, पैचेस सब पे आते हैं, विलियमसन पे इतना बड़ा पैच आया, स्मिथ पर आया, कोहली पर आया, रोहित शर्मा पर आया, इंजीम, मोहम्मद यूसुफ, सभी पर पैचेस आए, यूनुस खान पर पैचेस आए, लेकिन उनका एक कमबैक हुआ। अब अच्छा, उनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ उनकी जाती परफॉर्मेंस का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, बात रिपीट हो जाएगी लेकिन जरूरी है कि कप्तानी वाला जो मसला था ना, उसने इसको और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, और जो टीम के अंदर एक रिफ्ट थी उसने भी बहुत ज्यादा काम खराब कर दिया। सो ये अगर चीजें बाकी ना होती और होली सोली बाबर आजम एज अ बैट्समैन जज किया जाता और उसकी बैटिंग पर सिर्फ बात होती, तो शायद वो इस फियास्को से जल्दी बाहर निकल आता। लेकिन अब आई होप अब वो निकलेगा तो अब वो बाहर आएगा और बड़ा जोरदार तरीके से बाहर आएगा। ठीक है, और फजल और ये आगे चलते हैं कि फखर जमान ने बड़ा एक ब्लंट किस्म का ट्वीट किया, जिसके बाद उनको शो कास्ट नोटिस भी आ गया और 21 अक्टूबर को अब उन्होंने जो है पीसीबी के आगे पेश भी होना है। तो आप समझते हैं कि क्रिकेट जो है बेशक बाबर आजम एक बड़े मायानाज बैट्समैन है, एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन क्रिकेट से बड़े नहीं है बाबर आजम, ये क्रिकेट से बड़े नहीं है फखर जमान, नॉट बिगर देन क्रिकेट। और फखर जमान ने जिस तरह की एक स्टेटमेंट दी, उससे एक मैसेज जा रहा है कि समहाउ बाबर जो है उनको इंपॉर्टेंस तो फखर ने दी, लेकिन समहाउ मैसेज ये जा रहा है कि जो है पीसीबी और प्लेयर्स जो है इनकी टसल है आपस में, और ये अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं, और जो है एक गलत मैसेज पोर्ट्रे किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह एक नेगेटिव मैसेज गया जो फखर ने ट्वीट की है। देखिए, उसमें इश्यूज तो हैं, ठीक है, अगर आप फखर जमान की बात करते हैं तो फखर जमान ने जो ट्वीट कर दिया जाती हैसियत पे उसने ट्वीट किया, ठीक है, अभी ही इज नॉट द पार्ट ऑफ टेस्ट टीम ईदर, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया। अच्छा, यहाँ एक ना बड़ी आपने जो पॉइंट की बात छेड़ी है ना, बड़ी मजेदार बात है। फखर जमान कप्तानी के उम्मीदवारों में शामिल थे,
ठीक है, वाइट मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये बात आपको यकीनन मालूम है कि आकिब जावेद अब आ चुके हैं और ही इज प्रोबेबली हेडिंग द सिलेक्शन कमेटी, बिल्कुल ऐसे ही कन्वीनियर के तौर पर है और बाकी सारे मामला हैं। और आपको ये भी पता है कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, लाहौर कलंदर्स के वो हैं, बिल्कुल। और आपको ये भी पता होगा कि लाहौर कलंदर्स क्या, और मुझे ये बात कहने में अब बिल्कुल भी रुकावट महसूस नहीं हो रही है कि शाहीन को कप्तान बनवाने में जो एडवोकेसी थी वो आकिब जावेद उसमें पेश रहे, और शाहिद अफरीदी भी शामिल थे उसमें। कहा कि शाहिद अफरीदी तो थे ना, वो तो ऑब्वियसली उनका तो दामाद है, वो तो करेंगे, वो तो कहेंगे कि वो सारा कुछ ही हो जाएगा, ठीक है। तो द थिंग इज कि आकिब जावेद ही वो शख्स थे और लाहौर कलंदर्स के पीछे बैक रही उनको कि वो प्रोग्राम्स में बैठकर और बाकायदा इस चीज को एडवोकेट किया करते थे कि शाहीन एक बॉर्न लीडर है। मेरी जो आतिफ राना है, सीईओ है लाहौर कलंदर्स के, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मेरी मुलाकात रही। अच्छा। हम एक सेशन में बैठे तो उसने कहा यार शाहीन तो बॉर्न लीडर है, ठीक है। और फिर उन्होंने प्लेयर्स गिनवाए, अपने फखर है, सारे मामला हैं, तो ये प्रोडक्ट्स उनकी रही है जो PSL के थ्रू आई। अच्छा, अब फखर जमान कटिंग शॉट कि वो जो कि कप्तानी के उम्मीदवार थे और उन्होंने बाबर आजम की सपोर्ट में किया ट्वीट, अब ये लामुहाला उनके गले पड़ गया, ठीक है। अब ये बात तो तय हो गई है कि फखर जमान कप्तान नहीं आ रहे, ठीक है, वो उनका पत्ता वहां से कट गया। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट जाती हैसियत में किया है, आप वो भी देखें, तो उन्होंने आप कहने के सिलेक्शन कमेटी को ये बावर करने की कोशिश की है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को जब बैट मैच आया 16, 18, 21, 26 उसकी एवरेज जब रही, तो बाबर की भी ऐसे ही है, फिर आपने उसको ड्रॉप क्यों किया, यही उनका सवाल था ना। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो गए हैं इस सारे मामला के अंदर। तो आप जब पेश होंगे PCB के सामने तो देखते हैं कि वो उनके साथ सलूक कैसा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 1 मिनट से पहले जातियात पर बात आ जाती है ना। अब जैसे रिसेंटली इशू हुआ था उसामा मीर का और वहाब रियाज का, ये पहले NOC दिया, फिर ले लिया, फिर दिया, फिर ले लिया, वो बेचारा ना उसको अपने स्क्वाड में रखा, वर्ल्ड कप के T20 वहां से भी रिलीज नहीं कर रहे, आप उसको काउंटी खेलने के भी वो नहीं दे NOC, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो टसल है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज है, और इस टसल ने अली बड़े बड़े प्लेयर तबाह कर दिए हुए हैं कि जो शायद आज रिकॉर्ड बुक्स में उनके बड़े बड़े नाम होते हैं। मोहम्मद यूसुफ भी इनमें से एक है कि वो भी टसल का शिकार हुए कप्तानी की, ठीक है। और ये बात भी सबको मालूम है कि कौन किसने ड्रेसिंग रूम में कुरान उठवाए कि जनाब ये इसके खिलाफ हमने वो एक महाज खड़ा किया यूसुफ के अगेंस्ट, हल्फ लिया गया था ना, वो आपको पता है वो कौन था उसके पीछे, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। सो ये टसलबाजी अब से नहीं है, और ये पेनिट्रेट कर चुकी है हमारे जो क्रिकेटिंग सिस्टम है उसमें। मगर ट्वीट कर दिया फखर ने, तो ऐसे कौन सा तूफान आ गया। बाबर आजम का वो दोस्त है, उसका टीममेट है, उसका बैचमेट है, उसका कप्तान रहा है वो। अच्छा सर, लेकिन फिर भी एक मैसेज तो जाता है ना, सपोर्ट में कर दिया। मैंने कहा मैसेज तो जाता है ना कि कॉन्टैक्ट प्लेयर हैं वो। अच्छा अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है, ये भी आपको बता दूं। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें एक और बात ही आ रही थी कि अभी चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, और शायद ये भी बात आ रही थी बीच में कि फखर जमान उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं भी है, ऐसी भी कुछ उड़ती उड़ती खबर आई थी। अच्छा ठीक है, तो कहीं इनका गुस्सा भी, हाँ ये भी खबर आई थी। अभी आपको आने वाले चंद दिनों में ये बात पता चल जाएगी, मुख्तलिफ जो खबरें सामने जब आएंगी ना। देखें एक चीज जब अनफोल्ड होगी ना तो फिर इसमें बहुत सारा कुछ वाज़ेह होगा। अब फखर जमान जब जाएंगे कमेटी के सामने पेश होंगे, शौकत का जब वो जवाब देंगे, उसके बाद ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगी कि हाउ इट इज, ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। लेकिन एक ट्वीट कर देना किसी के बारे में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो गया ठीक है, लेकिन उसको इतना बड़ा इशू PCB अब खुद बना रहा है, इसको अगर वो इग्नोर कर देता तो शायद मामला बेहतर तरीके से हल हो जाते, लेकिन वो इग्नोर नहीं करेंगे। बिल्कुल, यही खलील जुबान साहब जी, यही साहब आपने हमारे साथ ही रहना है। हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं फौरी तौर पे। और नाज़रीन हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा बैरियर इन टर्म्स ऑफ ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।